हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी डेली यूपीएससी प्रीलिम्स मॉडल एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एनालिसिस की सीरीज़, जिसमें आज ये 25th नंबर का लेक्चर रहेगा। और एज यूजुअल हम टोटल 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू द शेयर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन हेल्थ केयर इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को देखते हुए 2 बातें लिखी हुई हैं। आपको बताना है कि कौन सी बातें सही है। While private sector dominates in the outpatient care, public sector dominates in the inpatient care. While private sector dominates in urban region, public sector dominates in the rural region. देखिए, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनका 80% शेयर है इन द आउट पेशेंट केयर और 60% शेयर है इन द इन पेशेंट केयर। ठीक है। और जो प्राइवेट मेडिकल सेक्टर है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ हेल्थ केयर हैं फॉर द 70% ऑफ हाउस होल्ड्स इन द अर्बन एरियाज और 63% ऑफ हाउस होल्ड्स इन द रूरल एरियाज। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स इन द आउट पेशेंट केयर। तो प्राइवेट सेक्टर का शेयर कितना था? 80% आउट पेशेंट केयर में। ये वाला लाइन सही है। आगे क्या है? पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स इन द इन पेशेंट केयर। नहीं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में इसका शेयर सिर्फ 40% होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इसकी वजह से पूरी लाइन गलत हो जाती है। फिर सेकेंड है, वाइल प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स इन द अर्बन रीजन, द पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स इन द रूरल रीजन। एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर दोनों ही रीजन्स में डोमिनेट करते हैं, तो ये बात भी कहनी गलत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज नाइदर 1 नॉर 2। आई होप कि आपको स्टेटमेंट ठीक से समझ में आया होगा कि क्या चीजें यहाँ पे कह रहे हैं। जो पहला पार्ट है वो दोनों ही स्टेटमेंट में सही था, लेकिन दूसरे पार्ट की वजह से ये क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे 3-4 तरीके के टैक्स या वेज दिए हुए हैं जिससे कि पैसा आता है। आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें से तरीके हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रेसिप्ट साबित होते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स, ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल फंड, इंटरेस्ट फ्री लोन्स फ्रॉम आईडीए। सबसे पहला है कॉर्पोरेशन टैक्स। ये कैसा टैक्स होता है? ये टैक्स होता है एक तरह का जो कि प्रॉफिट्स के ऊपर लगाया जाता है ऐसे प्रॉफिट्स के ऊपर जो कि अर्न करती हैं कंपनीज। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है फॉर द गवर्नमेंट और ये फॉल करता है अंडर द कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू रेसिप्ट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। सेकेंड है, ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। जो ग्रांट्स हम रिसीव करते हैं फॉरेन कंट्रीज से, इनको भी रेवेन्यू रेसीट ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये किसी तरह की कोई लाइबिलिटी हमारी गवर्नमेंट के ऊपर क्रिएट नहीं करते हैं। और ग्रांट्स टिपिकली दिए जाते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या प्रोजेक्ट के लिए, और फिर उनका रीपेमेंट जरूरी नहीं होता या फिर रीपेमेंट उनको नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रेसीट साबित होता है। सेकंड भी सही है। थर्ड है, लोन फ्रॉम इंटरनेशनल फंड। तो जो लोन लिए जाते हैं इंटरनेशनल फंड से, जैसे कि हम किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेते हैं लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड बैंक, इसको आप रेवेन्यू रेसीट नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसमें एक लाइबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्हें इंटरेस्ट के साथ उस लोन को रीपे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो लोन्स होते हैं ये रेवेन्यू रेसीट नहीं होते, बल्कि ये होते हैं कैपिटल रेसीट। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। फोर्थ है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स फ्रॉम आईडीए। तो ऑल्दो ऐसे लोन्स इंटरेस्ट फ्री होते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के ऊपर एक लाइबिलिटी होती है कि उन्हें उस लोन को रीपे करना पड़ेगा। सपोज उन्होंने 10 करोड़ रुपए लिए हैं, तो इंटरेस्ट ऑल्दो नहीं लग रहा है, लेकिन वो 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को किसी ना किसी टाइम पे वापस करने होंगे, इसलिए ये एक लाइबिलिटी होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं फ्रॉम द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, उनको भी आप रेवेन्यू रेसीट नहीं कंसीडर कर सकते हैं, जबकि वो भी होते हैं कैपिटल रेसीट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1 and 2 सही है, 3 and 4 गलत है। आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज ओनली 1 and 2। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इसमें से कौन सी बातें हैं जो कि सही हैं? अपार्ट फ्रॉम अ मनी बिल, ऑल कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल बिल्स ऑल्सो कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। देखिए, जो मनी बिल होता है इसको आप सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और एक बार लोकसभा ने उस बिल को पास कर दिया, उसके बाद ये राज्यसभा में ट्रांसमिट होता है फॉर इट्स कॉन्करेंस और रिकमेंडेशन। और पावर ऑफ राज्यसभा ऐसे बिल की क्या है, वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली लिमिटेड होती है। राज्यसभा ऐसे बिल को
या तो रिटर्न कर सकती है लोकसभा को विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज फ्रॉम इट्स रिसीट, और अगर इन्होंने लोकसभा को उस टाइम पीरियड में ये बिल वापस नहीं किया तो ये जो बिल है इसको मान लिया जाता है कि ये दोनों ही हाउसेस से पास हो चुका है 14 दिनों के बाद, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा किसी भी तरह का अमेंडमेंट नहीं कर सकती है मनी बिल के अंदर, सिर्फ वो किसी तरह के अमेंडमेंट को रिकमेंड कर सकती है, और लोकसभा की मर्जी है कि वो या तो एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट कर दे सभी रिकमेंडेशन को, या फिर उसमें से कुछ चूज कर ले, कुछ रिजेक्ट कर दे। तो ये चीजें लोकसभा के ऊपर होती हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मनी बिल के केस में होता है, लेकिन कुछ और जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं उनके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है राज्यसभा की पावर्स को लेके। ये जो बिल्स हैं ये किसी भी हाउस में इनिशिएट किए जा सकते हैं और राज्यसभा भी इनको इनिशिएट कर सकता है। साथ ही राज्यसभा के पास पावर्स होती हैं कि वो रिजेक्ट और अमेंड कर सकते हैं ऐसे फाइनेंशियल बिल्स को, जैसे कि कोई और बिल है रादर देन मनी बिल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है रिलेटेड टू फाइनेंस, बिल्कुल है। और जो बजट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो हर साल हम जानते हैं कि राज्यसभा में ही ले डाउन किया जाता है और उसके मेंबर्स पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा वोट नहीं कर सकता ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, और ये मैटर एक्सक्लूसिवली रिजर्व होता है लोकसभा के लिए। लेकिन ये है कि एप्रोप्रिएशन बिल को दोनों ही हाउसेस से पास होना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो फाइनेंस बिल है उसको भी पहले हमें राज्यसभा के सामने पेश करना होगा, और डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं जो कि एग्जामिन करती हैं एनुअल डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स को। ये जो ज्वाइंट कमिटीज होती हैं जिसमें 10 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, फाइन। तो यहाँ पे ये कहना गलत होगा, अपार्ट फ्रॉम अ मनी बिल all categories of financial bills also cannot be introduced in Rajya Sabha. No, they can be introduced in Rajya Sabha easily. तो ये statement गलत हो गया। राज्य सभा has nothing to do in matters relating to finance of Indian Union. ये भी गलत हो जाएगा। Answer is D option, that is neither 1 nor 2. Consider the following sectors. यहाँ पे 4 sectors दिए हुए हैं। At present 100% FDI is permitted in which of the above sectors? कौन कौन से sectors में 100% FDI की permission दी गई है? First है agriculture, airports, defense and insurance. देखिए प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो 74% FDI परमिटेड है इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एयरपोर्ट्स। साथ ही डिफेंस और इंश्योरेंस सेक्टर्स में 49% का FDI है ईच एट प्रेजेंट, फाइन। तो अगर 100% FDI की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में अलाउड है ये। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली 1। लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग बॉडीज, यहाँ पे 3 बॉडीज दी हुई हैं। विच ऑफ द अबव इज आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, इसमें से कौन कौन सी बॉडीज हैं जो कि स्टैट्यूटरी हैं? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ये भी एक स्टैट्यूटरी एंड ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2003 में, फाइन। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ये भी एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करती है ऑन एनिमल वेलफेयर लॉज। साथ ही ये एनिमल वेलफेयर को प्रमोट करती है इन द कंट्री, फाइन। तो यहाँ पे तीनों ही बॉडीज के नाम जो दिए हुए हैं ये सारी की सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज 1, 2 एंड 3। तो इसी के साथ हमने आज के 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और हर बीते दिन के साथ आपकी जो एनालिटिक्स कैपेबिलिटी है वो भी डेफिनेटली बढ़ रही होगी। तो कल फिर हम मिलेंगे विद द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenus Hudson signing off.